हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त बढ़िया एकदम। आइए बच्चों, कक्षा 10 का विज्ञान। पहली बार बच्चों हम विज्ञान के विषय पर अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री से संबंधित है बच्चों। कक्षा 10 का साइंस, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अर्थात बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनका समीकरण। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले बच्चा हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा एकदम पास में है बच्चों, इसलिए विशेषतः आप बिना समय व्यस्त किए आप पढ़ाई में लग जाएं और हमारे चैनल को आप देखते हुए अच्छे से अपनी तैयारी करें। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे बच्चों। आइए तो बच्चों आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको हम इंट्रोड्यूस करा दें कि व्हाट इज रिएक्शन, अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। तो बच्चों अभिक्रिया क्या है, एकदम आसान शब्दों में, अगर किसी पदार्थ का गुणधर्म, संरचना, आकार, अवस्था या कोई भी परिवर्तन समय के साथ अगर दिख जाए तो बेटा ऐसे प्रक्रम को हम अभिक्रिया कहते हैं। हाँ बच्चों, अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिनमें एक रासायनिक अभिक्रिया है और दूसरा बेटा नाभिकीय अभिक्रिया है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करा दें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है बेटा। जिन अभिक्रियाओं में पदार्थ का जो मूल कण है अर्थात परमाणु का मूल कण इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भाग ले। ठीक इसी प्रकार बेटा जिसमें परमाणु के नाभिक जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो इन अभिक्रियाओं को हम नाभिकीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हाँ बच्चों, तो आइए एक शॉर्ट में आपको समझाते हैं, उसके बाद बारी बारी से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बेटा। आइए तो आप देखिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए बेटा। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा सबसे पहले आपको अभिक्रिया समझाए बेटा, जिस प्रक्रम में पदार्थ का गुणधर्म, संरचना, रंग अथवा अवस्था समय के साथ बदल जाए बच्चों, टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है बेटा, तो ऐसे प्रक्रम या प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा प्रकृति में आपको दिखता है फल पकना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना। अगर आप लोहे को कुछ देर छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है। कहाँ पे बेटा रखने पर, नमी या वायु में। ठीक इसी प्रकार दूध से दही का बनना, जल से बर्फ का बनना, भोजन का पचना, तेलीय और वसायुक्त भोज्य पदार्थों में दुर्गंध का आना, सलाद का बनना इत्यादि बच्चों। अब बेटा अब आपको बता दें ऐसे ही अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया दो प्रकार की बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा बच्चों नाभिकीय अभिक्रिया जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। हाँ बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, अभी शॉर्ट में हमने समझाया था आपको। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का गुणधर्म, संरचना अथवा अवस्था समय के साथ बदलता है, परंतु मेन चीज़ जरूरी है बेटा वो ये कि नया पदार्थ बन जाए, तो ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो विशेषता ध्यान रहे बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं में नया पदार्थ अवश्य बनेगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नया पदार्थ भी बने, पदार्थ का गुणधर्म चेंज हो, संरचना चेंज हो जाए या अवस्था अर्थात ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में या गैस से पुनः ठोस में परिवर्तित होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हाँ बच्चों, तो जैसा कि हमने आपको समझाया बेटा, एक बार ब्लैक बोर्ड पर आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं, फिर आपको हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाते हुए बताएंगे। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया बेटा हमने समझाया। अब रासायनिक अभिक्रिया के अवयव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनके अवयव क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई है बेटा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग बेटा अभिकारक और दूसरा भाग उत्पाद। हाँ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के कितने अवयव हैं बेटा, दो। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में दो अवयव अवश्य रहते हैं, टू कंपोनेंट जरूर रहते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है बेटा, जो अभिक्रिया के कराने में सहयोग करते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक के नाम से जाना जाता है, और दूसरा उनके सहयोग से जो भी नया पदार्थ बनता है उनको हम उत्पाद कहते हैं। हाँ बेटा, एक बार पुनः सुने, वे सभी पदार्थ जो मिलकर एक
नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे पदार्थों को अभिकारक, और इसके अलावा इनके मिलने से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं बच्चों। यानी प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के कई अवयव होते हैं? 2। हाँ बच्चों, कितने अवयव होते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया के? 2। पहला बेटा अभिकारक, दूसरा बच्चों उत्पाद। अभिकारक को दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में रिएक्टेंट बोलते हैं, और उत्पाद को बच्चों हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बच्चा रिएक्टेंट, और दूसरा बच्चों जो बना है उसका क्या नाम है? प्रोडक्ट। तो जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अर्थात आपस में मिलते हैं, ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और वो मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो आइए बेटा, जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ उचित ताप और दाब पर प्लेटिनम की जाली में रखकर अगर बेटा रिएक्ट कराएं अर्थात गर्म करें, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों अणु आपस में मिलते हैं और एक जीवनदायिनी पदार्थ जिसको हम जल कहते हैं, जल का निर्माण करते हैं। हाँ बच्चों, तो यहाँ दोनों जो पदार्थ हैं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हैं, और इनके संयोग से जो नया पदार्थ बन रहा है जल, ये क्या है बच्चा? उत्पाद। हाँ बच्चों, तो अभिक्रियाओं में मुख्यतः इनके साथ कुछ सिंबल लगे होते हैं, उन सिंबल को भी पहचान ले बेटा। जैसे आपको हम समझा दें, इस सिंबल में अगर दोनों पदार्थ ठोस अवस्था में है तो इनको यस से लिखा जाता है अभिकारक, अगर ठोस अवस्था में है तो बेटा यस से, और अगर द्रव अवस्था में है तो इनको यल से डिनोट किया जाता है, और अगर गैसीय अवस्था में है तो जी से। तो यस है तो बेटा हम पहचान लेंगे अभिकारक किस अवस्था में है? ठोस। यल है तो हम समझ लेंगे किस अवस्था में बच्चों? द्रव। और अगर जी है तो बच्चों किस अवस्था में हो? गैस। तो ठोस को हम अंग्रेज़ों की भाषा में सॉलिड कहते हैं, द्रव को बच्चा क्या बोलते हैं? लिक्विड, और गैस को बेटा तो सीधे गैस कहिए, कुछ लोग वेपर भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, सिंबल में लिखा रहता है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ नीचे यहाँ जी लिखा रहेगा, O2 के साथ जी लिखा रहेगा, यहाँ H2O के साथ L लिखा रहता है। तो बेटा पहचान हो जाएगी कि जी है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है, O2 के साथ जी है मतलब ऑक्सीजन गैस है, और H2O में L लगा है इसका मतलब क्या है बच्चा? ये लिक्विड अर्थात द्रव है। ठीक बेटा, इसी प्रकार और भी हैं जिनको आप पहचान सकते हो। जैसे बेटा अगर आपने अमोनिया यानी NH3 को हीट किया, अमोनिया गैस जो शौचालयों में पाई जाती है बेटा, ये शौचालयों में जो दुर्गंध आती है वो अमोनिया गैस ही होती है। हाँ बच्चों, तो NH3 अगर इसको हीट करें अर्थात गर्म करें तो ऐसी स्थिति में बेटा ये टूटता है 2 पार्ट में, N2 और H2। तो बेटा यहाँ हमने बताया अमोनिया किस अवस्था में बेटा? गैस। नाइट्रोजन भी किस अवस्था में? गैस। हाइड्रोजन भी बेटा गैस। अब बेटा हीट करने पर अमोनिया टूटा है, किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो आइए दिखा दें, अब प्रत्येक अभिक्रिया के हमने बताया कितने अवयव बच्चों? 2, एक है अभिकारक, एक है उत्पाद। तो आप बता सकते हो कि हाँ, ध्यान रहे बच्चों कि बाईं तरफ पहचान करने का तरीका, बाईं तरफ जो भी तत्व लिखे जाएंगे, जो भी पदार्थ लिखे जाएंगे, जो भी अवयव लिखे जाएंगे, जो भी यौगिक लिखे जाएंगे, ऐसे यौगिकों या पदार्थों या अणुओं को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अभिकारक। और इसके दाईं तरफ जो भी हमको दिखेगा क्या होगा? उत्पाद। तो प्रत्येक अभिक्रिया में बेटा 2 अवयव मिलेंगे, एक होगा अभिकारक और दूसरा अवयव जो होगा क्या होगा बेटा? उत्पाद। पहचान का तरीका, बाईं तरफ तीर के पुच्छ की तरफ यानी टेल की तरफ जो भी पदार्थ लिखे रहेंगे अभिकारक होंगे, और बाड़ागर अर्थात हेड की तरफ जो भी होगा क्या होगा बच्चा? उत्पाद। इसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में रिएक्टेंट आप बोलते हो, और इसको क्या कहते हो बच्चा? प्रोडक्ट। हाँ बेटा, तो आप पहचान सकते हैं बच्चों कि इधर ये जो लिखे हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, और ये जो बना बेटा क्या है? उत्पाद। ठीक इसी प्रकार आपका NH3 क्या है बेटा? अभिकारक, और N2 और H2 क्या है बच्चों? उत्पाद। तो अभिकारक में आप दिखा सकते हो यहाँ कौन कौन से अभिकारक बेटा? H2, O2 तथा कौन बेटा? NH3 आते हैं। इधर उत्पाद देख लो बच्चा, प्रोडक्ट आपको पहले में मिला है H2O, और क्या मिला है बेटा दूसरे में? N2 और H2। हाँ बच्चों,
तो आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आया। एक बार फिर सुन लें। तीर के दाईं तरफ और बाईं तरफ आपको देखना है। बाईं तरफ जो भी होगा बच्चा वो क्या होगा, अभिकारक, और दाईं तरफ क्या होगा बच्चा, उत्पाद। पहचानने का तरीका बेटा, तीर के पुच्छ की तरफ जो होगा वो अभिकारक, और तीर के बाढ़ के अग्र की भाग की ओर, अग्रभाग की ओर जो भी होगा, अर्थात ये इधर जो होंगे बेटा उत्पाद होंगे। अब आते हैं बेटा रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। उसके पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं बेटा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, ध्यान से। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक और तथा अभिक्रिया के पश्चात जो भी पद प्राप्त होता है अर्थात उत्पाद को विशेष प्रकार के सूत्रों और सूत्रों तथा अवस्थाओं के साथ लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है बच्चों, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाँ बेटा फिर सुन लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक तथा उनके मिलने से जो नया पदार्थ बनता है बेटा अर्थात उत्पाद, इन दोनों को अवस्थाओं के साथ लिखने पर जो भी समीकरण प्राप्त होता है बेटा, उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, आपको जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे बेटा सोडियम धातु को अगर आप वायु में जलाते हो तो सोडियम धातु को वायु में जलाने पर बेटा ये बड़ा विस्फोट के साथ जलता है। रीजन यह कि ये बहुत ही क्रियाशील तत्व है। हाँ बच्चों, तो जब सोडियम धातु को आप वायु में जलाओगे तो सोडियम धातु बेटा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो सोडियम का सिंबल N है, इसको यस से सॉलिड दिखाया गया बच्चा। अब इसको वायु में जलाने में बेटा, तो वायु में जलाते समय हम जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो जलाने वाली गैस कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन। ये गैसीय अवस्था में बेटा इसको जब हम हीट किए, यानी सोडियम को खाली आप हीट नहीं करना है केवल, और आप इसको वायु में संपर्क में लाएंगे, ये तुरंत विस्फोट कर जाएगा और एक पदार्थ का निर्माण करेगा जिसको हम सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। बेटा इस अभिक्रिया में कुछ विशेष ऊष्मा भी मुक्त होती है, इसलिए इसको हम डेल्टा एस से भी डिनोट करते हैं। हाँ बच्चों, तो मुख्यतः ध्यान दीजिए, ये Na2O जो बना है बेटा ये सोडियम ऑक्साइड है। ये Na सोडियम है, O2 आपका ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों हीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये जो बनता है बेटा ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक बेटा, अब आते हैं डेल्टा एच क्या है बेटा, ये बता रहा है कि हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार बेटा हाँ ये जो प्राप्त हो रहा है बेटा यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। अब लौह पदार्थ जैसे आयरन है बेटा, आयरन मतलब जिसको हम लैटिन अक्षर फेरम के नाम जानते हैं, उसका सिंबल Fe है बेटा। ये भी किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में। इसको नमी अर्थात बेटा जल या H2O के साथ अगर आप छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में यह भी रिएक्ट करता है और Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, और यहाँ एक गैस भी मुक्त होती है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये बेटा सॉलिड होता है, ये गैस। विशेष ध्यान है बेटा, इसी को हम लोग जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जंग। आप जानते हैं लोहे को नमी में रखेंगे तो जंग लग जाता है, यही जंग ही आपका Fe3O4 है, Fe3O4। हाँ बेटा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हम अगली टॉपिक समझाते हैं बेटा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा पास में है इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे कम से कम समय में। हाँ बच्चों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो हम आपको फिर बताते हैं अगला क्या हमको जानना है। हाँ तो बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है बेटा, वो है बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ बच्चों, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता क्या है बेटा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जाता है बच्चों से, एग्जाम में भी पूछा जाता है बेटा कि किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बेटा ज़रूरी ये है, इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक साइंटिस्ट जिनका नाम लेवासिए और डाल्टन, इन लोगों ने बेटा बताया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनका कुल द्रव्यमान सदैव उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण, प्रत्येक पदार्थ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, अर्थात द्रव्यमान को बेटा न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेंगे उनके अणुओं की संख्या सदैव उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। हाँ बेटा,
तो मुख्य बात याद रहे कि समीकरण क्यों संतुलित किया जाता है, तो आप बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी अभिकारक में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। हाँ बच्चों, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। तो बच्चों हमने आपको डेफिनेशन बताया, जैसे अब हमको 2-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको बारी बारी से हम एक एक एग्जाम्पल को बैलेंस करके यानी संतुलित करके दिखाते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है, जैसे यहाँ Na लिखा है बच्चा, Na है बेटा सोडियम धातु, इसमें देखिए Na और O2 जब रिएक्ट किए हैं तो Na2O बना है। अब बात आई बेटा कि Na का तो एक ही अणु है, यहाँ 2 अणु दिख रहे हैं Na के साथ, और ऑक्सीजन का 2 अणु है, यहाँ एक ही दिख रहा है बेटा। तो ऐसी स्थिति में समस्या हो जाती है कि दोनों तरफ तो अणु बराबर है नहीं, इधर तो 1 है, इधर कितना है 2। तो हमको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ अनुमान विधि का प्रयोग करना है। और विधि यही है कि आपको दोनों तरफ अणुओं की संख्या देखनी है, जिस ओर अणुओं की संख्या कम होगी उधर उचित संख्या से गुणा करना है। किस संख्या से बेटा? उस उचित संख्या से जिससे दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या बराबर हो जाए। जैसे Na+O2 Na2O है। आपने देखा कि Na का एक अणु, यहाँ कितने अणु बेटा 2, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ ऑक्सीजन कितने अणु हैं 2, यहाँ कितना है 1। हाँ बच्चा, तो ऑक्सीजन का एक अणु इधर कितना है 2, तो अगर इसको हमको 2 करना है तो बेटा यहाँ क्या बढ़ाना पड़ेगा 2 बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो सोडियम कितना हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4। तो इसलिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या बेटा, Na का कितना अणु है 2, इधर ऑक्सीजन 1 तो इधर 2 है, आप यहाँ 2 बढ़ाइए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम की बात आई तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 कर दिए, सोडियम भी क्या हो गया बेटा बैलेंस। आया बच्चों, एक बार पुनः देखें, यहाँ सोडियम को फिर से दिखाते हैं आपको कैसे हमने बैलेंस किया। आप यहाँ देखें Na का एक अणु, यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ कितना है 1। सबसे पहले बेटा विशेषता ध्यान रहे, जिधर ऑड नंबर हो, ऑड मतलब विषम संख्या हो, उधर पहले आप सम कीजिए, तब जाके संतुलन करना आसान होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का एक अणु है, यहाँ 2 है, तो बेटा सम, इधर विषम, इसको सम करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा किए, तो 2 1 का 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब बात आई सोडियम की, सोडियम बेटा 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना हो गया बेटा 4। अब सोडियम बैलेंस है। आइए बेटा इसी प्रकार दूसरी रासायनिक अपक्रिया में देखते हैं वो कैसे सम्मिलित होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, इधर कितना है बेटा 2, तो सबसे पहले यहाँ नाइट्रोजन देख लीजिए कितना है 2 है, इधर कितना है 1, इसलिए यहाँ क्या बढ़ाएंगे बच्चों 2। जब 2 बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी आई तो यहाँ हाइड्रोजन 3 दूनी 6, इधर कितना है 2, तो इधर कितना बढ़ाएंगे बच्चों 3, तो 3 दूनी 6 बैलेंस। अब आते हैं बेटा Zn+HCl, ZnCl2+H2 बना है। क्लोरीन के कितने अणु बेटा, इधर 2 हैं, इधर कितना है बेटा 1 है, तो यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा बच्चों 2 बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन 2 1 का 2, इधर हाइड्रोजन 2, यानी अब ये जिंक 1 है, ये भी 1, ये पूरा बैलेंस हो गया, यानी संतुलित हुआ। अब बच्चा यहाँ देखते हैं पोटेशियम का कितना अणु है 1, इधर देखो बेटा कितना है 2, तो इसको बैलेंस करना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो यहाँ पहले कितना बढ़ा लेंगे बच्चों हम लोग 2। अब ये पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ भी पोटेशियम 2, सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन 2। हाँ बच्चा, तो ये रहा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। फिर से सुन लें, समीकरण क्यों संतुलित किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदैव उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसीलिए बेटा ये समीकरण संतुलित किया जाता है। एक बार बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको रासायनिक अपक्रियाएं और उनके प्रकार बताते हुए जल्द से जल्द आपको पूरा टॉपिक क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। हाँ बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बच्चों, तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, तो बेटा रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः लिखी जा चुकी हैं। कितने प्रकार की है बच्चा, और ये फटाक से देखते हैं, सबको 2 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और जल्द से जल्द आपका ये चैप्टर समाप्त करते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द तैयारी करने का मौका मिल जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके बच्चों। तो आइए दिखाते हैं कि क्या है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः बेटा हमने लिखा है 7 प्रकार की हैं, जो कक्षा 10 में है, होती और भी हैं, लेकिन हमको खाली जानना 7 प्रकार की हैं। पहला बच्चों योगात्मक अपक्रिया है, जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में बच्चों हम लोग एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक बेटा, इसी प्रकार विस्थापन अपक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा बेटा वियोजन अपक्रिया, जिसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चौथा बेटा ऑक्सीडेशन, पांचवा रिडक्शन, छठवां कोरोजन, एंड द लास्ट वन इज रेंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता होती है।
हाँ बेटा, तो आइए बारी बारी से हम आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ, दो दो एग्जाम्पल के साथ योगात्मक अपक्रिया, विस्थापन, वियोजन, आंशिक अपचयन, संचारण, विकृत गणिता को समझाते हैं। हाँ बच्चा, तो आइए फिर समझा दें कि योगात्मक अपक्रिया क्या है बेटा, शॉर्ट में समझिएगा पहले। जिन अपक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करें तो ऐसी अपक्रियाओं को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कोई ये पदार्थ ए है और बी, दोनों आपस में क्रिया करके अगर ए बी का निर्माण कर रहे हैं तो बेटा कन्फर्म है कि यह अपक्रिया क्या होगी, योगात्मक अपक्रिया। फिर सुने, दो पदार्थ आपस में मिलें और एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करें तो ऐसी अपक्रिया योगात्मक है। जैसे बेटा हमने कहा ए प्लस बी क्या बना, ए बी। ऐसे ही बच्चों अगर सी प्लस डी करें, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सी डी। तो ये जो अपक्रियाएं हैं योगात्मक अपक्रियाओं के प्रकार हैं। आइए बेटा एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। पहले हम आपको योगात्मक अपक्रिया की परिभाषा, फिर उसके बाद दो दो एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर विस्थापन, वियोजन, आंशिकरण, अपचयन, संचारण सब समझाते हुए जल्द से जल्द आपका ये कंप्लीट कराते हैं। और याद रहे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में इस अपक्रिया पर टिप्पणी करने के लिए, आंशिकरण अपचयन की पहचान करने के लिए, संचारण पर टिप्पणी करने और विकृत गंधिता पर टिप्पणी करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। हाँ बच्चों, तो एक बार आइए इसको थोड़ा अंग्रेज़ों की भाषा में लिख दें, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करें। योगात्मक अपक्रिया बच्चों, इसको हम एडिशन या एडिशनल रिएक्शन कह सकते हैं, एडिशनल रिएक्शन। हाँ बच्चों, ऐसे ही दूसरा जो है इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ बच्चा, ठीक इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ बेटा, परीक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त करने के लिए विशेषता ध्यान रहे बच्चों कि इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। जानकारी के अनुसार ऑक्सीडेशन बेटा ऑक्सीकरण कहलाता है, रिडक्शन बच्चों अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार आपका संचारण यानी कोरोजन, एंड द लास्ट वन इज जिसको हम लोग बेटा रेंसिडिटी कहते हैं, कोरोजन, COROSSION, एंड द लास्ट वन इज रेंसिडिटी। हाँ बच्चों, तो आइए बिना विलम्ब किए आपको दोनों सभी क्रियाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाते हुए फटाक से कंप्लीट कराते हैं। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, आइए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आपको योगात्मक अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, आंशिकरण अपचयन सबको बताते हैं। हाँ बच्चों, हाँ तो बेटा योगात्मक अपक्रिया आइए समझते हैं। हमने जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलें और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें तो ऐसी अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं बेटा। जैसे आपके पास है C+O2 यानी कोक यानी कोयले को अगर आप जलाएंगे तो आपको CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही बच्चा H2+O2 अगर ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा बेटा, H2O। ऐसे ही बेटा Na को आप अगर O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा बेटा, Na2O। और आप ऐसे ही Pb+O2 करेंगे तो क्या बनाएगा बेटा, PbO, लेड ऑक्साइड। Zn को आप O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा बच्चों। तो देख लीजिए ये सब अपक्रियाएं जो लिखी गई हैं इनको हम लोग योगात्मक अपक्रिया के नाम जानते हैं, क्योंकि देखो बच्चा यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं और एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। हाँ बेटा, ये अपक्रिया अभी बैलेंस नहीं है, फटाक से ये बैलेंस कर लेते हैं। ये पहली वाली तो बैलेंस है। दूसरे वाली बेटा H2+O2 में यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख लीजिए कितने कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 2, इधर कितना है बेटा 2, सही है। ऑक्सीजन इधर 2, इधर कितना है 1, तो पहले यहाँ 2 करने के लिए बेटा 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, अब यहाँ 2 बढ़ाएंगे 2 दूनी 4, अभी बैलेंस है। इसमें बेटा Na+O2 अभी हम आपको पीछे एग्जाम्पल में दिखाए थे, फिर भी दिखा देते हैं दोबारा। Na का 2 है, यहाँ पे 1 है बेटा, ऑक्सीजन 2, यहाँ 1, तो पहले यहाँ कितना बढ़ाएंगे बच्चों 2, इधर 2 दूनी 4, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4। Pb+O2 में Pb में यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 बढ़ा लीजिए। अब 2 बढ़ाए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, Pb की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ भी कितना बढ़ा लेंगे बच्चा 2। Zn+O2 में भी यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर 1, इधर 2 बढ़ा लेंगे, इधर भी कितना बेटा 2। तो ये जो अपक्रियाएँ लिखी गई बेटा ये सभी कौन सी अपक्रियाएँ हैं, योगात्मक अपक्रियाएँ। योगात्मक अपक्रियाओं की पहचान बच्चा, इनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ, लेकिन जो बनेगा वो एक ही प्रकार का होगा। ऐसी अपक्रियाएँ योगात्मक अपक्रियाएँ कहलाती हैं। हाँ बच्चों,
एक विशेष बात नोट कीजिएगा, जितनी भी योगात्मक अपक्रियाएं हैं एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर सभी ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं बच्चों। ये विशेष ध्यान रहे कि जो अपक्रियाएं आपस में जुड़कर यौगिक का निर्माण करती हैं अर्थात योगात्मक अपक्रिया बनाती हैं, ऐसी अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, जिसको अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं एक्जोथर्मिक। यानी इस अपक्रिया में जब भी इनका संयोजन होगा, ये आपस में जुड़ेंगी तो ऊष्मा अवश्य निकालेंगी। तो बेटा जिन रासायनिक अपक्रियाओं में अपक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलेगी एक्जोथर्मिक अर्थात ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएंगी। फिर सुन लें, योगात्मक अपक्रियाएं सब कैसी हैं? ऊष्माक्षेपी। योगात्मक अपक्रियाएं कैसी है बच्चों? ऊष्माक्षेपी। क्यों? क्योंकि इनमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो इनके मिलने के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसमें बेटा ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए इस अपक्रिया का नाम रखा गया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। हाँ बच्चों, आइए एक बार आप नोट करें, फिर आपको हम एग्जाम्पल एक समझाते हैं। वो एग्जाम्पल बेटा जो योगात्मक अपक्रिया में नहीं आता, वो क्यों नहीं आता उसको भी आपको बताते हैं, लेकिन ये अपवाद है इसलिए इसको नोट में आप लोग याद रखिएगा। वो है बेटा N2 + O2 मिलकर बनाता है NO। बैलेंस करने के लिए हम 2 बढ़ा दिया है। तो बेटा N2 और O2 यहाँ भी देखो जुड़ के दोनों जुड़े हैं और एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण कर रही हैं, फिर भी ये योगात्मक अपक्रिया नहीं है। रीज़न क्या है बेटा? योगात्मक अपक्रिया है, योगात्मक है लेकिन ऊष्माक्षेपी नहीं है, ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। हर योगात्मक अपक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है केवल इसको छोड़कर। ये बेटा बता रहे थे हम। N2 + O2 2NO जो बना है इसमें तो योग हुआ है, श्योर दिख रहा है कि योग हुआ है, परंतु ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं है। इसकी वजह बेटा क्योंकि नाइट्रोजन कोल्ड स्टेट में पाया जाता है अर्थात ठोस, वो ठंडी अवस्था में। तो बेटा ये ठंडा होता है, इसको जब तक गर्म नहीं किया था तब तक ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता। यही कारण है कि इस अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी न कह के ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये जब तक नाइट्रोजन हीट नहीं लेगा, यानी हीट को जब तक ये ग्रहण नहीं करेगा तब तक ये NO का निर्माण नहीं करेगा। तो बेटा इस अपक्रिया को छोड़ा जाए तो जितनी भी योगात्मक अपक्रियाएं हैं सब क्या हैं बच्चों? एक बार फिर सुन लीजिए, जितनी योगात्मक अपक्रियाएं क्या है बेटा? सब ऊष्माक्षेपी, अर्थात इनमें अपक्रिया मुक्त होती है अपक्रिया के पश्चात, ऊष्मा मुक्त होती है अपक्रिया के पश्चात। ये सब के सब कौन सी अपक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी। और N2 + O2 बेटा ये योगात्मक अपक्रिया है लेकिन ये ऊष्माक्षेपी नहीं है, ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। रीजन क्योंकि बिना ऊष्मा ग्रहण किए ये अपक्रिया पूर्ण नहीं होती, इसलिए बेटा ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। बच्चों ये बड़ा डीप क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पूछा भी गया है कि N2 + O2 2NO किस प्रकार की अपक्रिया है। ऑप्शन में दे देता है बेटा योगात्मक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, योगात्मक और ऊष्माशोषी दोनों। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊष्माशोषी भी है और योगात्मक भी है। हाँ बच्चों, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर अगली अपक्रिया आपको हम समझाते हैं। योगात्मक अपक्रिया यही है बच्चों। हाँ तो बच्चों आइए, पहली अपक्रिया समाप्त होने के पश्चात बेटा दूसरी अपक्रिया आपके सामने है विस्थापन अपक्रिया। बेटा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिस रासायनिक अपक्रिया में कोई प्रबल सक्रिय तत्व अपने से दुर्बल सक्रिय तत्व को उसके यौगिक में से हटाता है बेटा और उसके स्थान पर स्वयं आता है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को विस्थापन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। बेटा अभी हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाते हैं अर्थात सक्रियता श्रेणी, जिससे आपको मालूम चलेगा कि कौन सा तत्व किसको किसके स्थान से हटा सकता है और कौन नहीं हटा सकता। क्योंकि ये सीरीज नहीं अगर आपको पता रहेगी तो आप रासायनिक विस्थापन अपक्रिया को नहीं करा पाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रहे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बेटा इस पर टिप्पणी करने के लिए आता है और कभी कभी ये दे देता है कि निम्नलिखित अपक्रिया संभव है या नहीं, तो आपको सक्रियता श्रेणी पता होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ बच्चों, तो आइए एक बार आपको हम फोकस करते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में कोई प्रबल सक्रिय तत्व, हाँ बच्चों, किसी यौगिक में उपस्थित दुर्बल या कम सक्रिय तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, ऐसी अपक्रियाओं को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं ना बेटा। जैसे Zn + CuSO4, तो Zn Cu से अधिक सक्रिय होने के कारण इसको हटाता है, इसके स्थान पर स्वयं आता है, Cu को डिस्प्लेस कर देता है बेटा। ठीक ऐसे ही Mg Fe से ज़्यादा सक्रिय है तो Mg Fe को हटाकर MgO बनाता है, Fe अलग।
ऐसे Na हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है तो ये NaNO3 बनाएगा, NaNO3। इसी प्रकार Pb प्लस CO करेंगे तो Pb की वैल्यू का जो सक्रियता है कार्बन से अधिक है, इसलिए PbO प्लस C बनता है। हाँ बच्चों, आइए आपको दिखा दें कि विस्थापन क्रिया एक बार आप नोट करें। हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है सक्रियता श्रेणी और कैसे हम पता करेंगे कोई अपक्रिया संभव है या नहीं। एक बार बच्चों इसको नोट करें, तुरंत हम आपको दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो नोट हो गया। आइए दिखाते हैं बेटा सक्रियता श्रेणी क्या है। तो बेटा सक्रियता श्रेणी, ये श्रेणी ऐसी है बेटा कि यौगिकों को उनके क्रियाशीलता के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में रखने पर एक जो ग्रुप या समूह या जो भी श्रेणी प्राप्त होती है उसी का नाम सक्रियता श्रेणी है। यौगिकों को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में पहले आपको देखना जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा बेटा वो सबसे क्रियाशील तत्व होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा। वो तत्व सबसे नीचे होगा जो सबसे कम होगा सक्रिय, और जिसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी बेटा श्रेणी में सबसे ऊपर होगा। हाँ बच्चों, तो आइए दिखाते हैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज और एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, यानी RS सक्रियता श्रेणी। हाँ बच्चों, सक्रियता श्रेणी आता है टिप्पणी के लिए, इसमें भी आप कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ऐसी श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जिन तत्वों को उनके सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वही हमारी सक्रियता श्रेणी है। तो बेटा याद करने का आसान तरीका सबसे पहले है कैल्शियम यानी पोटेशियम काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जो आगे आएगा पिटाएगा। हाँ बच्चों, तो एक बार देख लीजिए क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जो आगे आएगा पिटाएगा। हाँ बेटा, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये हमारा पहला सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व जो है वो है पोटेशियम, जिसका लैटिन नेम बेटा कैल्शियम है। लैटिन नेम कैल्शियम, पोटेशियम। इसके बाद बेटा ये कौन है आप जानते हैं इसके बारे में, ये सोडियम है। बड़ा ही सक्रिय तत्व हैं ये दोनों बेटा इतना सक्रिय हैं कि वायु के संपर्क में आते ही विस्फोट के साथ जलते हैं। अब बेटा इससे कम सक्रिय हमारा कैल्शियम है। इसके बाद बेटा आप आएंगे तो आपको कौन मिलेगा बच्चा, नाम सबका जानते रहें, मैग्नीशियम है। फिर बच्चों आगे चलेंगे तो आपको जो मिलेगा वो कौन सा तत्व है देख लीजिए, एल्यूमिनियम। तरीका हमने आपको समझाया भी कि कैसे आपको याद रखना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जो आगे आएगा पिटाएगा। जिंक, ये बेटा Fe जिसको हम आयरन कहते हैं। ये Pb लेड है जिसको हम लोग सीसा के नाम जानते हैं। ये तो है बच्चों हाइड्रोजन गैस। यही श्रेणी का मानक है। इसके ऊपर जितने तत्व हैं वो किसी अम्ल में से यौगिकों को किसी अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। इसके नीचे जो है बेटा किसी अम्ल से यौगिक को हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। ये बेटा कॉपर जिसको हम तांबा के नाम जानते हैं बेटा। और ये रहा Hg मरकरी जिसको हम बेटा पारा कहते हैं। इसका लैटिन नेम हाइगेनियम है। ये पहला ऐसा सॉलिड है, यानी आप कह दीजिए पहला ऐसा मेटल है अर्थात धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है बेटा। ये बोर्ड परीक्षा में आता है। किसी एक धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है बेटा, वो कौन सा है, मरकरी पारा। इसका लैटिन नेम हाइगेनियम। Ag बेटा ये सिल्वर जिसको हम शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं बेटा, चांदी। ठीक ऐसे ही बच्चों Au आरम, द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल आरम जिसको बेटा हम सोना कहते हैं। और ये Pt प्लेटिनम, ये भी महत्वपूर्ण तत्व है बेटा, यौगिक है, यौगिक नहीं तत्व है, धातु प्लेटिनम। हाँ बच्चा, ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका ये बहुत ही ज़्यादा कास्टली होते हैं, महंगे होते हैं। थोड़ा याद करने का तरीका आप एक बार देख लें कैसे बच्चों, काशीनाथ
का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जो आगे आएगा? क्या होगा बेटा? वो पिटाएगा। जो भी आगे आएगा पिटाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया आपका मुख्य तत्व जो सक्रियता श्रेणी के बढ़ते हुए क्रम में रखे, घटते हुए क्रम में रखे गए हैं। सबसे ऊपर आपका पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे नीचे प्लेटिनम है जो सबसे कम सक्रिय है। बेटा ये आपका शॉर्ट ट्रिक, आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कि कौन सी अपक्रिया संभव होगी कौन सी नहीं। जैसे हम आपको यहाँ 2-3 अपक्रियाएं लिख के दिखा रहे हैं, आप बता सकते हैं सक्रियता श्रेणी को देखकर कि कौन सी विस्थापन अपक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। तो बच्चों आइए देखते हैं, फटाक से इसको देखते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम आपको जल्द से जल्द अभी 3-4 टॉपिक बच्चे उसको कंप्लीट कराते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं, जैसे आपको दे दिया बेटा Fe प्लस ZnCl2। अब पूछ ले आपसे कि क्या ये अपक्रिया संभव है कि नहीं, क्या ये Fe Zn को डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर सकता है? तो देख लीजिए Fe यहाँ है, Zn इसके ऊपर है, यानी Zn की सक्रियता Fe से क्या है बेटा? ज़्यादा, इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं है। ये अभिक्रिया बच्चों संभव नहीं है। कारण पूछेगा तो आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि Fe की सक्रियता Zn से कम है। इसी का अपोजिट बच्चों अगर हम यही उल्टा ले लें, Zn को ले लें और FeCl2 ले लें, तो बच्चों बता दो क्या यह क्रिया संभव है? तो आप बता सकते हो बिल्कुल है। रीजन क्योंकि Fe की सक्रियता Zn से कम है, Zn की सक्रियता Fe से ज़्यादा है। तो ये Zn Fe को हटाएगा तो ZnCl2 बनाएगा और क्या डिस्प्लेस होगा? Fe। ठीक बच्चों, आइए ऐसे ही हम आपको बताते हैं। जैसे कॉपर है और AgCl है, आप AgNO3 भी ले सकते हैं जैसा आप लेना चाहें। तो बेटा क्या ये क्रिया संभव है कि नहीं? तो देखिए Cu और Ag में Cu Ag के ऊपर है, अर्थात Cu की सक्रियता Ag से ज़्यादा है, इसलिए Cu जो है Ag को हटाएगा, उसके स्थान पर स्वयं आएगा। तो CuCl2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? Ag। तो बेटा यहाँ Cl2 होने की वजह कॉपर की बैलेंसी यानी संयोजकता 2 है। आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लोरीन का 2 अणु है तो यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 हो गया तो Ag में कितना कर दीजिए? 2। हाँ बच्चों, अगर इसी का अपोजिट जैसे मान लीजिए Ag प्लस CuSO4 आ गया, तो पूछा जाए क्या ये अपक्रिया संभव है? तो आप कहेंगे नहीं है। रीजन Ag Cu से कम सक्रिय है, इसलिए यहाँ अपक्रिया संभव नहीं है। ठीक बच्चों, ऐसे ही आप और भी हम दे रहे हैं आपको, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सा क्रिया संभव है या नहीं। नंबरिंग हम कर दे रहे हैं बच्चों, आपको 4 हम दे रहे हैं, चारों आप जरूर करिएगा हल। तो जैसे बेटा आपको दे दिया Na प्लस KCl, आपको बताना है ये क्रिया संभव है कि नहीं। ऐसे बेटा Fe प्लस CuSO4। नेक्स्ट बच्चों Al2O3 प्लस Zn। नेक्स्ट बच्चों Mg प्लस Fe3O4। हाँ बच्चों, आप इन अपक्रियाओं को जरूर करिएगा। हमने आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। हम अगली अपक्रिया आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि हम अगली अपक्रिया पढ़ाएं आपको। तो बच्चों अगली अपक्रिया आपके सामने लिखी जा चुकी है बेटा, विस्थापन अपक्रिया से ही रिलेटेड ये भी है। ये देखिए बेटा, इसको हम नंबरिंग 3 कर रहे हैं। ये क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया। अर्थात जब किसी एक यौगिक का आयन किसी दूसरे यौगिक के आयन को अदला बदली कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी अपक्रिया होती है वो द्विविस्थापन अपक्रिया कहती है। बेटा ध्यान दीजिए, 2 यौगिकों में उपस्थित धनायनिक भाग आपस में जब अदला बदली कर कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रियाओं को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बेटा यहाँ किसका स्थानांतरण होता है? आयनों का। किसी एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के आयन को आयनिक भाग को हटाता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या होता है बेटा? आयनों का स्थानांतरण धनायनिक भागों का। जैसे बेटा आपको शॉर्ट में हमने समझाया है, अपक्रिया आपको हम फिर सुना देते हैं। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में किसी एक यौगिक का धनायनिक भाग
दूसरे यौगिक में उपस्थित धनानिक भाग को हटाकर अदला बदली कर लेता है। ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे बच्चा आपके सामने एग्जाम्पल है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और ZnSO4 जिंक सल्फेट। हाँ बेटा, ये दोनों आपस में क्रिएट करेंगे तो Ba इसका धनानिक भाग है, इसका धनानिक भाग कौन है? Zn। ये धनानिक भाग, ये ऋणानिक, ये धनानिक भाग, ये ऋणानिक। तो बेटा आयनों की अदला बदली हो जाती है। तो Ba जो है यहाँ चला जाएगा, Zn कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो क्या मिलेगा बेटा? BaSO4 और Zn के साथ क्या हो जाएगा बेटा? Cl2। तो यहाँ देखिए आयनों का स्थानांतरण हुआ। ये कौन सी अपक्रिया है? द्विविस्थापन। ठीक बच्चों, इसी प्रकार आइए और आपको दिखाते हैं। जैसे आपने ले लिया NaCl प्लस, आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, MgSO4। तो बच्चों इसको आराम से देख सकते हैं, Na है इसका धनानिक भाग, ये माइनस, ये धनानिक भाग, ये ऋणानिक भाग। आपस में आयनों का अदला बदली करा देते हैं। तो Na के साथ कौन आएगा बेटा? SO4। अब चूंकि SO4 की वैलेंसी 2 है इसलिए Na2SO4। Mg के साथ क्या हो जाएगा बेटा? Cl2। हाँ बच्चों, ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, आयनों की अदला बदली से हो रही है। और आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप ले लीजिए बच्चों MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और ले लीजिए बेटा KCl पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ भी अदला बदली होगी, जो है MgCl के साथ आएगा तो MgCl2 बनाएगा। और बच्चों यहाँ K जो है SO4 के साथ K2SO4। यहाँ बेटा ये धनानिक भाग, ये ऋणानिक, यहाँ 2 प्लस में है, ये 2 माइनस, ये प्लस और ये माइनस। हाँ बच्चों, यहाँ भी वही है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो ये 2 प्लस में आएगा। बाकी ये सही है, एकदम ओके है। यहाँ भी आप 2 कर सकते हैं, यहाँ -1 होगी। चलिए इसको छोड़िए, आपको मेन जो जानना है बच्चों ये है कि धनानिक भाग आपस में अदला बदली करेंगे तो जो भी अपक्रिया होगी ऐसी अपक्रियाओं को नाम दिया जाएगा द्विविस्थापन अपक्रिया। हाँ बच्चों, आयनों के स्थानांतरण से। हाँ बेटा, एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, इस अपक्रिया में कभी कभी आपको एक ऐसा तत्व प्राप्त हो जाता है जो जल में अविलेय होता है। ऐसे पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवक्षेप। और जिस अपक्रिया में आपको अवक्षेप दिख जाए उस अपक्रिया को हम लोग एक नाम से जानते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन। हाँ बच्चों, कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपीकरण। हाँ बच्चा, होता क्या है, जैसे अब पहली अपक्रिया देखिए, इसमें BaSO4 जो बना है बेटा, ये BaSO4 अवक्षेप है तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और अवक्षेप जब भी दिखेगा बेटा एरो नीचे की तरफ होगा, और अगर एरो ऊपर है तो आपने सीखा ही है कि ये गैस होनी चाहिए, ये गैस है, ये जो बनेगा बेटा क्या है? अवक्षेप। हाँ, ये आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया कंप्लीट हुई बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला अपक्रिया आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगली अपक्रिया जो हमारे सामने है वो है वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बेटा? वियोजन। आइए वियोजन अपक्रिया आपको दिखाते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अगले हम रिएक्शन के लिए तैयार बेटा। ये भी हम समझाते हैं कि कितने प्रकार की हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल 2-2 दिखाते हुए आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। एक बार आप रिएक्ट कर लें, नोट कर लिए बेटा। आइए वियोजन अपक्रिया बेटा। वियोजन जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अपक्रिया का जस्ट उल्टा। योगात्मक बेटा क्या हुआ था, आपने देखा था योगात्मक अपक्रियाओं में। आप यहाँ देखिए जरा, योगात्मक में हमने बेटा एग्जाम्पल दिखा था, जैसे A+B रिएक्ट करके AB बनाया था, C+D रिएक्ट करके क्या बना रहा था बेटा? CD। हाँ बच्चा, अब यहाँ उल्टा होगा, यानी ये जो बना था यही चीज़ बिगड़ेगा। अर्थात जिन अपक्रियाओं में कोई एक पदार्थ उष्मा देने पर, ताप देने पर, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या वैद्युत धारा प्रवाह करने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। हाँ बच्चों, एक बार फिर सुने, वियोजन अपक्रिया क्या है बेटा? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ उष्मा देने पर, यानी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, या मान लीजिए आप प्रकाश दे दिए यानी धूप में रख दिए, या मान लीजिए बेटा आपने वैद्युत धारा का प्रवाह करा दिया, तो ऐसी स्थिति में जो भी रासायनिक अपक्रिया होगी बेटा उसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया में होगा क्या, अभी हमने बताया कि आप जस्ट इसी का उल्टा, अर्थात अगर AB उष्मा देने पर किस भाग में टूट जाए बेटा? A और B में। क्या देने पे बच्चों? हीट, यानी उष्मा या ताप बढ़ाने पर। इसी प्रकार मान लीजिए कोई दूसरा तत्व है CD, यौगिक CD है, ये बेटा हमने धूप में रख दिया यानी प्रकाश में रख दिया,
फिर ये टूट गया दो पार्ट में C+D में, तो ये भी वियोजन है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास बेटा कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड EF है, इसको हमने करंट दिया, वैद्युत धारा प्रवाह कराया और ये दो भागों में टूट गया। कौन कौन से बेटा? E और F में। तो ये तीनों प्रकार की जो क्रिया हमने सैंपल दिखाया है यानी नमूना, ये तीनों ही वियोजन है। वियोजन का मतलब किसी एक यौगिक का ऊष्मा देने पर, ताप देने पर यानी प्रकाश की उपस्थिति में या वैद्युत धारा प्रवाह करने पर जब दो भागों में टूटता है तो ऐसी अपक्रियाओं को बच्चों क्या नाम दिया गया है? वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया बेटा हमने बताया ऊष्मा देने पर, प्रकाश या वैद्युत धारा के प्रवाह में होता है, इसलिए ये तीन प्रकार का होता है बेटा। पहला आप देख सकते हैं, आप ऊष्मा दे रहे हैं तो इसको हम ऊष्मी वियोजन अपक्रिया कहते हैं। हाँ बच्चों, कौन सी अपक्रिया बच्चों? ऊष्मी वियोजन अपक्रिया। ठीक, दूसरे प्रकार के देखिए, आपने प्रकाश दिया है तो प्रकाशिक वियोजन कह सकते हैं, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। हाँ बेटा, प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार बच्चों आप आइए अगला देखिए जो है वो कौन सा है, आपने वैद्युत धारा प्रवाह कराया है तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। हाँ बच्चों, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हो कि वियोजन अपक्रियाओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। तीनों का बेटा हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हुए आपको दो दो एग्जाम्पल दिखाते हुए इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें और अगली दो अपक्रियाओं को बता के हम इसको समाप्त करना चाहेंगे बेटा, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिए, आप एक बार इसको देख लें, फिर हम आपको फट से तुरंत बताते हैं। एक बार नोट करें आप लोग, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ऊष्मी वियोजन अपक्रिया क्या है, इसका एग्जाम्पल बताते हैं, फिर वैद्युत वियोजन और प्रकाशिक वियोजन। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला ऊष्मी वियोजन अपक्रिया आपको लिखा दें या कहिए तो बेटा हम सीधे समझा दें, आप नोट करिएगा क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, ऊष्मी वियोजन को सुनिए, उसके बाद अपने से लिख के दिखाइए। ऊष्मी वियोजन अपक्रिया। हाँ बच्चों, यहाँ देखिएगा, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया वे सभी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई अपक्रिया, कोई भी पदार्थ ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्मी वियोजन अपक्रिया कहते हैं। बेटा जैसे किसी भी धातु का नाइट्रेट ले लीजिए, धातु नाइट्रेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कभी कभी इसका वो पूछा जाता है रिक्त स्थान भरने के लिए कि धातु नाइट्रेट को अगर हम हीट करें यानी उष्मा दें, ये बेटा उष्मा का चिन्ह है, तो इसको देने पर बेटा धातु ऑक्साइड बनाएगा, ये टूटेगा, वियोजन होगा, क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। साथ ही साथ बेटा ये एक धूमिल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और जीवनदायिनी गैस O2 का निर्माण करता है। ध्यान रहे बेटा, धातु नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, जैसे आपके पास एक बड़ा ही एग्जाम्पल NCERT का बड़ा ही बेस्ट एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट करेंगे बच्चों, तो ये हीट करने पर क्या होगा? टूटेगा। कितने भाग में बेटा? तीन पार्ट में। पहले धातु ऑक्साइड यानी PbO बनाएगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कौन सी गैस बेटा? ऑक्सीजन गैस। हाँ बच्चा, आइए इसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं NO2 का कितने, NO3 के कितने अणु हैं? दो। इधर कितना है बेटा? एक। तो अगर यहाँ हम दो बढ़ाएं तो देखिए ऑक्सीजन मिलाइए, 2 दूनी 4, 2 6 एक साथ हो रहा है, 3 दूनी 6 है, यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है बेटा, इसलिए हम पहले यहाँ लेड बढ़ाएंगे 2, इधर बढ़ाएंगे 2, बैलेंस हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 2 10, 2 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, एकदम बैलेंस है लेड नाइट्रेट बेटा। इसी प्रकार अगर आप, ये पहला हमने एग्जाम्पल दिया उसमें वियोजन का, दूसरा देखते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट आपके पास है KNO3, इसको हीट कर दीजिए, ये भी टूटेगा बेटा, तो क्या बनाएगा? K2O पोटेशियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन। हाँ बच्चों, ये रहा बेटा ऊष्मी वियोजन। ऊष्मी वियोजन फिर सुन ले, जिन वियोजन अपक्रियाओं को उष्मा देने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, ऐसी वियोजन अपक्रियाएं ऊष्मी वियोजन कहलाती हैं। हाँ बेटा, ऐसी आपका एक और है धातु सल्फेट। क्या है बच्चों? धातु सल्फेट। अगर धातु सल्फेट को भी अगर आप हीट करते हैं तो बेटा ये हीट करने पर धातु ऑक्साइड बनाएगा। हाँ बच्चा, इसके अलावा ये दो एक जैसी गैसों का निर्माण करता है, धातु ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। जैसे बेटा हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है FeSO4 फेरस सल्फेट,
इसको बेटा हीट करेंगे तो ये बनाएगा Fe2O3, SO2 और SO3। बैलेंसिंग के लिए बेटा यहाँ 2 बढ़ा लीजिए, एकदम बैलेंस है। हाँ बेटा, हाँ ये सब क्रिया में भी आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 बढ़ा लें, पोटेशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4, 1 5 हो रहा है। अभी हमने कहा बेटा कि इसको आप यहाँ करिए 4 बढ़ाइए और यहाँ करिए 2, यहाँ करिए 4, अब ये बैलेंस है। हाँ बेटा ठीक है, इसी प्रकार। हाँ बच्चों, तो ये हो गया आपका वियोजन। आइए अगला, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लें, तुरंत हम अगली प्रक्रिया आपको समझाते हैं जिसका नाम है वैद्युत वियोजन और प्रकाशिक वियोजन। बच्चों टेक स्क्रीनशॉट। बच्चों हो गया। आइए देखते हैं अगली प्रक्रिया जिसका नाम है वैद्युत वियोजन और प्रकाशिक वियोजन। बेटा प्रकाशिक वियोजन से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछा जाता है कि वो कौन सा धातु क्लोराइड है जिसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में अर्थात श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो बेटा वो प्रकाशिक वियोजन में ध्यान दीजिएगा, वो हमें अभी बताया जा रहा है कि कौन सी गैस है। ध्यान दीजिए कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड है। प्रकाशिक वियोजन, फोटो डिकम्पोजिशन। व्हाट इज दिस? अगर किसी पदार्थ को आप क्या दें बेटा, धूप दे दें, अर्थात उसको हम कहाँ रख दें, प्रकाश में, और वो क्रिया करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, तो ऐसी वियोजन क्रियाओं को हम प्रकाशिक वियोजन कहेंगे। जैसे बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अगर आप इसको आप सनलाइट मतलब बेटा प्रकाश में, जिसको बेटा अगर सिंबल देता है कभी कभी HNu, तो इसका क्या होगा बेटा, ये टूटेगा 2 पार्ट में, एक बनाएगा Ag और बनाएगा Cl2, क्लोरीन गैस बनेगी। सोडियम आप Ag यानी अर्जेंटम आपका एक सॉलिड स्टेट में मिलेगा बेटा। बैलेंस करने के लिए आप क्या करें, यहाँ 2 बढ़ा लीजिए, यहाँ 2। ठीक बेटा, इसी का दूसरा एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी फैमिली से है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अगर इसको आप हीट देते हैं यानी सनलाइट में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, किस में रखना है बच्चों, सूर्य के प्रकाश में, तो ऐसी स्थिति में ये टूटेगा और क्या बनाएगा बेटा, Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग। ये बेटा द्रव है, Br2 क्या है बच्चों, लिक्विड है। पहला ऐसा अधातु जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अधातु मतलब नॉन मेटल। हाँ बच्चों, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी टूटा 2 पार्ट में, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई बेटा, प्रकाशिक वियोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो AgBr है, इसका प्रयोग बेटा, यानी इस क्रिया का जो प्रयोग है हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जिसको बेटा हम लोग दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। क्या बच्चों, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। हाँ बच्चों, आइए नेक्स्ट वियोजन क्रिया देखते हैं फटाक से उसको भी। हाँ अच्छा, अगली वियोजन क्रिया है जिसका नाम बेटा है कौन सा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। AgBr, ये जो क्रिया है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, श्याम फिल्म फोटोग्राफी में। ये बहुत विशेष है, इसको नोट कीजिए, यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये। हाँ बच्चा, कि किस तत्व का यानी किस यौगिक का निर्माण किस यौगिक का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी अर्थात ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं बच्चों, तो वो है AgBr। हाँ बेटा, तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और अगली प्रक्रिया आपको हम समझा रहे हैं, जरा देखिएगा। उस प्रक्रिया का नाम बच्चों प्रकाशिक हो गया, और कौन सा हो गया हमारा, उसमें अब बाकी है वैद्युत वियोजन। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्रिया का प्रयोग हम लोग धातुओं को उनके अयस्क से अलग करने में करते हैं बच्चों। जितनी भी सक्रिय धातुएं हैं उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में हम वैद्युत वियोजन क्रिया कराते हैं बेटा। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं आपको कि कैसे आप जानेंगे कि कौन सा कहाँ क्या होगा। वैद्युत वियोजन बेटा ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक वैद्युत धारा प्रवाह करने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, ऐसी वियोजन क्रियाओं को हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। दोस्त अंग्रेजों की भाषा में बेटा इलेक्ट्रोलिटिक LYTIC डीकम्पोजिशन। बच्चों आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक में क्या है। जैसे बेटा हमारे पास है नमक का घोल, जिसको हम लोग नमक का जलीय विलयन, जिसको ब्राइन कहते हैं। बेटा पूछा जाता है ब्राइन क्या है, तो आप कहेंगे NaCl का जलीय विलयन।
इसको बेटा जलीय विलयन को हम ए क्यू एक्वा स्टेट, ए क्यू जहाँ आपको दिखा, जान लीजिए इसका मतलब कि जो पदार्थ ए क्यू के रूप में लिखा गया उसका हम क्या बनाए हैं, जलीय विलयन, यानी उसको पानी में घोला गया है। हाँ बेटा, तो जैसे ही आप NaCl का जलीय विलयन लेंगे और इसमें आप वैद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे। बेटा क्या प्रवाह कराना है, वैद्युत धारा। जैसे ही वैद्युत धारा का प्रवाह इसमें होगा, ये बेटा दो आयनों में टूटेगा, Na+ में और Cl- में। हाँ बेटा, ये आयनित हो जाएगा। अब होता क्या बेटा, अब आपको हमें इसका वैद्युत अपघटनी जो भी उपकरण है उसको हम दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में, फटाक से इसको देखिए। अगर बेटा टाइम कम रहेगा तो 2-3 अपक्रियाएँ जो बची हैं उसका हम अगला वीडियो जल्द से जल्द आपको देंगे। जल्द से जल्द का मतलब कल ही देंगे आपको हम। तो बेटा ये रहा आपका जलीय विलयन किसका, NaCl का। किसका बच्चों, NaCl का। कौन सा विलयन है ये, जलीय, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ बच्चों, अब आइए इसमें बेटा धातु की 2 छड़ें लगी होती हैं जिनको हम क्रमशः एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड। अब आपको हम शॉर्ट में समझा देते हैं एनोड क्या है और कैथोड क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये धातु की 2 प्लेटें लगी हैं, थोड़ा सा हम इसको कलर कर दें। आप देख लीजिए ये जो डॉट, ये लाइन हम खींच रहे हैं, यही हमारा क्या है बेटा, क्या है हमारा एनोड। एक एनोड है और एक कैथोड। हाँ बच्चों, अब इसको हम यहाँ कनेक्ट करा देते हैं। बेटा क्या देते हैं इसमें, हम वैद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे। तो वैद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए हमारे पास ये बैटरी है। हाँ बच्चों, अब बैटरी का जो सिरा बड़ा होता है उसको प्लस मानते हैं, जो छोटा उसको माइनस। तो अब ध्यान दिए बेटा, याद करने का तरीका, एनोड कैथोड क्या है। अगर आप PaO पाओ तो बैटरी का जो सिरा प्लस से जुड़ा होगा, बैटरी का जो सिरा किससे जुड़ा होगा बेटा, प्लस से, वो एनोड होगा। और अगर एनोड है तो वहाँ ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण, जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार NCr है, N मतलब निगेटिव, यानी बैटरी का जो सिरा निगेटिव से जुड़ा होगा वो क्या होगा बेटा, C मतलब कैथोड होगा। क्या होगा बच्चों, कैथोड। और ठीक कैथोड है तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी बेटा, रिडक्शन। अगली वीडियो में हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाएंगे। यहाँ एक बार आप शॉर्ट में देख लें। ऑक्सीडेशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का त्यागना और रिडक्शन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो बेटा ये जो यौगिक बना है हमारा, जो आयन बना है, ये एनोड और कैथोड पे जाएगा और ऑक्सीकृत होगा और अपचयित। तो सबसे पहले हम एनोड पे चलते हैं। एनोड पर क्या होना है बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा है भाई वही त्यागेगा। क्लोरीन के पास माइनस है, ये त्यागेगा। तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl2 है तो यहाँ 2 कर देंगे बेटा। आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 माइनस है तो 2 दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार बेटा हमारा जो कैथोड पर है कौन सा एलिमेंट, कौन सा आयन है, देख लीजिए। कैथोड पर है बच्चों कौन सा, Na+ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो इसने त्यागा है ऊपर। इन दोनों को ग्रहण करके सोडियम मेटल यानी धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बच्चा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। अब ये हो गया। यहाँ क्या होगा बच्चा, एनोड पर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ऑक्सीकरण, ये ग्रहण कर रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। हाँ बच्चों, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर अपचयन। ठीक बच्चों, ये हो गया वैद्युत वियोजन। ये इसका रिएक्शन करने का जो तरीका है, ये जो घोल बनाया गया आप देख रहे हैं NaCl का जलीय विलयन है। हाँ बच्चा, ये वैद्युत वियोजन कंप्लीट हुआ। अब बच्चा 3 रिएक्शन बचे हैं बेटा, हम अगले वीडियो में 30 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा कंटेंट देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। अगर आपको बेटा हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें। बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हाँ बच्चों, धन्यवाद।